आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर में आपका स्वागत है। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि रेगुलरली मैं आपको अपडेट देते आता हूं आपके स्टडी मटेरियल के बारे में, आपके चैप्टर के बारे में, इंग्लिश और हिंदी के लिए। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक चैप्टर क्लास 10 की यह पोएट्री है, डस्ट ऑफ स्नो, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। और यह डस्ट ऑफ स्नो पोएट्री रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बच्चों, आपको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इंग्लिश लिटरेचर में दिया है। यही कारण है कि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज करियर एज ए पोएट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। उनको उतना नाम नहीं मिला जब इन्होंने कविता लिखनी शुरू की थी, और इसी परेशानी को देखते हुए ये अमेरिका को छोड़कर लंदन चले आए थे। लंदन में इन्होंने लगभग 5 वर्षों का समय व्यतीत किया, और देन इट वॉज द टाइम व्हेन हिज फर्स्ट पोएट्री वॉज पब्लिश्ड इन पब्लिक डोमेन, right? And after publishing his first poetry book, he got name and fame. He was recognized and acknowledged by the group of scholars. And then he returned back to America, people of America welcomed him with open heart and wide arms, right? So he was the very unique poet. और यह जो पोएट्री है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, इसमें 2 स्टेंजाज हैं। हर एक स्टेंजा में वी हैव 4 लाइन्स, सो टोटल 8 इस लाइन है इस पोएट्री में। डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएट्री, इन स्पाइट ऑफ इट गिव्स अस वेरी वास्ट एंड डीप मीनिंग, राइट? वी विल ट्राई टुडे to find out, to unlock and decode the meaning what the poet wants to give to us, right? तो इस कविता के बारे में बताऊं, इस कविता का मूड बड़ा ही स्ट्रेसफुल है, शॉरो है, और इसका जो प्लॉट है, इसका जो सेटअप है वो विंटर सीजन का है, राइट? आप देखेंगे इसमें कवि ने क्रो और हेमलॉक एज ए सिंबॉलिक वर्ड यूज़ किया है, दैट इज इक्वलाइज विथ शॉरो एंड स्ट्रेस। साथ ही साथ इसमें जो पता लगता है कि डस्ट है, डस्ट ऑफ स्नो है, डेफिनेटली इट वॉज द टाइम ऑफ विंटर, राइट? सो द सेट ऑफ दिस पोएम इज शॉरो, the mood of the poem is sorrow and set is of the winter time, right? Okay, let's start the poetry first. The way a crow shook down on me the dust of snow, he has given my heart a change of mood and saved some part of day I rued. पहले मैं इसका शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग देखने का प्रयास करता हूँ। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द हिडन मीनिंग ऑफ दिस पोएट्री। कहते हैं द वे ए क्रो शुक ऑन मी, मैं रास्ते से जा रहा था, एक कौवे के मूवमेंट से, द मूवमेंट ऑफ ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्यों? एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा, एंड वह इतना छोटा था दैट वॉज इक्वल टू ए डस्ट. That's why the poet has used here dust of snow. So poet says to us that once he was moving, he was crossing through a tree, that is the hemlock tree. It is a very poisonous tree. बहुत जहरीला पेड़ होता है यह। इस जहरीले पेड़ पर जो पेड़ की बर्फ से आच्छादित था, बर्फ से कवर्ड था, उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, and the movement of the crow suddenly shook down the dust of snow upon the poet, right? And when the dust of the snow fell upon him, this totally changed his mood. Definitely he was in very sad mood, he was in distress, he was feeling suffering, but when the dust of snow fall upon him due to the movement of the crow, his mood entirely changed. He was feeling now happy.
right? And he says that the first part of the day which he has passed with sorrow and pain now will pass definitely with happiness and joy, right? तो यही कवि कहना चाह रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने दो मैसेज क्लियरली हमें दिया है। वो एक मैसेज है कि व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, व्हेन यू आर इन सॉरो, क्योंकि ज़िंदगी सुख और दुख के से ही मिलकर बना हुआ है। डेफिनेटली हर एक दिन ऐसा एक जैसा नहीं होता। इफ़ वी आर टू गेट टू मच हैप्पी, डेफिनेटली इन वन डे वी मे बी इन सॉरो। तो जब आप तकलीफ में हो, जब आप मानसिक परेशानी से गुजर रहे हो, उस समय किसी मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता आपको नहीं है। दैट टाइम यू नीड नॉट टू गो टू एनी काउंसलर टू गेट योर हर्ट अगेन। अपने आप को प्राप्त करने के लिए किसी काउंसलर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। द पोएट सजेस्ट अस वी शुड गो टू द लैप ऑफ द नेचर। मुझे अपने आप को प्रकृति के गोद में सौंप देना चाहिए। एंड नेचर हैज़ एबिलिटी एंड क्वालिटी टू हील ऑन आवर स्ट्रेस। हमारे स्ट्रेस, हमारे शौरों, हमारे सफरिंग के ऊपर मलहम लगाने का काम यह नेचर कर सकता है। कभी एक लेसन हमें यह देना चाह रहे हैं। दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो सिंबॉलिक वर्ड यूज़ किया है, एक है क्रो और दूसरा है हमारे लिए हेमलॉक ट्री। क्रो, इट इज़ द साइन ऑफ सॉरो, इट इज़ नॉट ए गुड ओमेन, इट इज़ ए ओमेन ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ ए ओमेन ऑफ सफरिंग। यह दुख का प्रतीक है, यह निराशा का प्रतीक है। एंड हेमलॉक ट्री, इट इज़ द सिंबल ऑफ डेथ, क्योंकि हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री। सो ये कहना चाह रहे हैं इनको इतनी तकलीफ थी, ही वॉज सच इन द डीप सी ऑफ द सॉरो दैट ही वॉज फीलिंग जस्ट लाइक डेथ। वो अपने दुख के सागर के इतने गहरे डूब चुके थे कि उन्हें प्राणांतक कष्ट महसूस हो रहा था। लेकिन जब वह प्रकृति की गोद में गए, दो हेमलॉक ट्री एंड क्रो बोथ आर द सिंबल ऑफ sorrow, but now when they are relates with the nature, with the help of this negative sign, his sorrow is no more now। हालांकि ये दोनों चीज़ नेगेटिव सिंबल है, लेकिन जब यह नेगेटिव सिंबल भी नेचर के थ्रू इनके पास पहुंचा है तो इनकी तकलीफ समाप्त हो गई। एक लेसन यह देना चाह रहे हैं। दूसरा लेसन इस पोएम के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि संसार में सुपरस्टिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्रो डेफिनेटली अब हम लोग उसे मानते हैं कि वो एक अच्छा साइन नहीं है, लेकिन उस क्रो के माध्यम से जो उनके ऊपर यह बर्फ़ गिरी, द डस्ट ऑफ स्नो दैट फॉल अपॉन हिम, उनके लिए खुशियाँ लेकर आई। तो वे कहते हैं कि संसार में सुपरस्टिशन कुछ है नहीं। ठीक, सो दिस इज द sum total meaning of this poetry. Now it is time for us to find out some literary devices and figure of speech that has been used in this poem, right? So first we see here that the way a crow shook on me, crow and snow आप देख रहे हैं राइमिंग है, और मी राइम्स करता है ट्री के साथ। सो इस कविता का जो राइमिंग वर्ड, आप राइमिंग स्कीम अगर हम निकालने का प्रयास करें तो यह है ए बी, राइट? क्रो, स्नो, मी, ट्री। अगेन इन द सेकेंड स्टेंजा, हार्ट राइम्स विथ पार्ट एंड मूड राइम विथ रूड। सो सी डी। सो दिस इज द rhyming scheme of this poetry, and let's see some other figure of speeches. We see here has and heart in the same line, the same sound is being repeated, so it is अल्ट्रेशन। यह अल्ट्रेशन है। अगेन सेव एंड सम, यहाँ भी अल्ट्रेशन का यूज़ किया गया है। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। You will definitely had caught the meaning of this poetry. Now, my students, it is your turn. Please, those people
who has not subscribed my channel till now, I request very humbly, please subscribe my channel and do not forget to press on the bell icon so that जब मैं कभी यहाँ से कुछ अपडेट करूँ वीडियो के रूप में तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन्होंने कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ वे इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिखें ताकि मैं और अच्छे ढंग से और अच्छे मटेरियल आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। ठीक है। एक चीज़ और बताऊं कि वीडियो के लास्ट में आपको एक आई बटन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन बटन, जिसको क्लिक करने के बाद आपके बुक के सम अदर चैप्टर्स भी आपको वहां से मिल सकता है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन कोई एक अगले चैप्टर के साथ। टिल नाउ, बाय बाय।